इस सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि हम लोग ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सीरीज शुरू किए हैं और बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, उसमें भी हम लोग पार्ट ए शुरू किए हैं। अब तक इसके 3 लेक्चर भी हो चुके हैं। तो पार्ट ए वाले में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है पार्ट ए, इसमें जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और इसी के हम लोग सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए आपके सिलेबस में यहाँ मेंशन है चार्ज डेंसिटीज, और इसके अलावा ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब है कि आज आपको इस सेगमेंट में ये पढ़ना है कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है और फिर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों चार्ज डेंसिटी पढ़ा जा रहा है। तो देखिए इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कूलॉम्स लॉ बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जिसको कूलॉम्स लॉ बोलते हैं, और किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने बताया था। तो यहाँ पे ये जो दोनों पिछले सभी लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बताया था कि वो जितने भी नियम या फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होता है। मतलब जैसे समझिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, चलिए यहाँ पे एक मैं पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, ये पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए R है। तो ऐसे में कूलाम का नियम कहता है कि इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या होगा R स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करते हैं ना, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगर इसमें से कोई एक चार्ज पॉइंट चार्ज ना हो तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए ये जो Q1 चार्ज है ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई एक ये बड़ा सा गोला है, इस गोले पे पूरे इसके आयतन में ये चार्ज फैला हुआ है Q1 चार्ज। तो ऐसे में आप डायरेक्ट कूलाम का नियम ये Q1 और Q2 के बीच में नहीं लगा सकते, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में भी एप्लीकेबल होगा। जैसे हमने बताया था कोई पॉइंट चार्ज मान लीजिए यहाँ पे Q है, अब इस पॉइंट चार्ज से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो कि इस चार्ज से R दूरी पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है निकल के, वो आता है 1/4πε0 और ये आता है Q/R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी चार्ज के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पे। अब ये जो फॉर्मूला है ये भी पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अगर ये चार्ज पॉइंट चार्ज है तभी आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर ये जो चार्ज Q है ये पॉइंट चार्ज ना होके मान लीजिए किसी गोले पर या किसी मान लीजिए सतह पे ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सतह नहीं लेना है तो कोई आप तार ले लीजिए, लाइन ले लीजिए, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कहने का मतलब जो चार्ज Q है वो एक जगह केंद्रित ना होके किसी लेंथ में या किसी सरफेस में या किसी वॉल्यूम में किसी आयतन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट नहीं निकाल सकते पिछले फॉर्मूले से। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है या वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इसके लिए जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे बोला जाएगा सतत आवेश वितरण। अब ये 3 प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार क्या है कि जो चार्ज है वो एक तार, जैसे एक तार ले लीजिए, ये एक तार है लाइन, अब इस तार पे क्या है फैला हुआ है, तो इस तार का आप लोग जानते हैं केवल और केवल लंबाई होगा, इसकी मोटाई या ऊंचाई नहीं होगी, ये 1 डायमेंशनल फिगर है। तो ऐसे में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस तार पे उसे हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे संबंधित जो चार्ज डेंसिटी होगा उसे बोला जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लैम्डा से दर्शाते हैं। तो और अभी हम लोग इसको क्रम से पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए चार्ज जो है वो किसी लाइन पे ना डिस्ट्रीब्यूटेड होके मान लीजिए किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मान लीजिए धातु का कोई चादर है, अब उस चादर पे ये आवेश क्या है फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, तो ऐसे में ये चादर जो है ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी लेकिन मोटाई या ऊंचाई नहीं होगी। तो ऐसे में ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे बोला जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे जुड़ी हुई जो चार्ज डेंसिटी होगी उसे बोला जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे सिग्मा से। अब उसके बाद लास्ट में जो थर्ड है, इसमें मान लीजिए जो चार्ज है
जो चार्ज है यहाँ पे वो मान लीजिए कि वो फैला हुआ है किसी आयतन में, जैसे मान लीजिए कोई गोला है या कोई बेलन है, कोई ऐसा जो स्ट्रक्चर है जो 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन मतलब उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो ऐसे में 3 डायमेंशन में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फैला होगा, तो हम लोग उसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई जो चार्ज डेंसिटी निकल के आती है उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लोग रो से दर्शाते हैं। तो ये 3 प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम क्रम से तीनों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मान लीजिए ये एक प्रकार से तार है, इस तार की मान लीजिए कोई लंबाई होगी, मान लीजिए इसकी लंबाई कैपिटल एल है। अब इस तार पे चार्ज एक जगह पे केंद्रित नहीं है, पूरे तार में ये चार्ज क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मान रखा है, मान लीजिए इस तार की लंबाई स्मॉल एल है, तो कैपिटल एल मत मानिए, इस तार की लंबाई क्या है, कैपिटल एल, और इस तार पे जो चार्ज है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। अब हमें क्या करना है, हमें कूलाम का नियम लगाने के लिए इस तार पे जो चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, तार का एक छोटा सा सेगमेंट कट कर लेते हैं, और वो सेगमेंट इतना छोटा कट करते हैं कि उस पे जो चार्ज फंस जाता है उसको हम लोग लगभग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। मतलब बात समझिए, पूरे तार की लंबाई एल है, पूरे तार पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो कूलाम का नियम लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा हम लोग इस तार का पार्ट कट कर लेते हैं, और वो इतना छोटा होगा कि इस पे जितना भी चार्ज होगा उस छोटे से पार्ट में, मान लीजिए वो जो छोटा सा पार्ट तार का कट किया गया है उसकी लंबाई है डीएल। तो अब ये तार का ये छोटा सा पार्ट इतना छोटा है कि हम इसको इतने भाग को केवल हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये जो डीएल लंबाई का तार मैंने कट किया है, इस पे कितना आवेश है, डी क्यू। पूरे तार की लंबाई एल है, पूरे तार पे चार्ज क्यू है, लेकिन हमने जो तार का एक छोटा सा सेगमेंट कट किया है वो है डीएल, और उस छोटे से सेगमेंट में कितना चार्ज है, डी क्यू। अब क्या होगा, ये जो छोटा सा पार्ट मैंने कट किया है इसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और हम इसी के लिए कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे। फिर बाद में इसको पूरे लंबाई के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यही होता है मेथड। तो फिलहाल अभी वो इंटीग्रेशन वाला बाद में, पहले बेसिक चीजों को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइंड होगा, लैम्डा इक्वल टू डिफाइंड हो गया dq बाई dl, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको रेखीय आवेश घनत्व भी बोला जाता है। तो यहां से वो जो छोटा सा चार्ज dq आया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू dl हो जाएगी। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा पूरे लाइन के लिए, ये देखिए dl तार का छोटा सा पार्ट है ना, तो पूरे तार के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कर देंगे, और ये लैम्डा dl ये आ गया q। समझ में आया, यानी कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस जटिल प्रॉब्लम को पहले सिंपल कर दिया। सिंपल कैसे किया, हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया ताकि वो पॉइंट चार्ज, और उस छोटे से पार्ट पे कितना चार्ज फंसा है, dq। अब ये dq चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह कार्य करेगा, तो हम लोग इसी के लिए कूलाम लॉ लगाएंगे, और बाद में पूरे तार के लिए हमें निकालना होगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, पूरे तार के लिए लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेट कर देंगे। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। यहां लास्ट में ये मैंने ये लिख दिया, एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डीक्यू क्या है, चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट डीएल, और क्यू क्या है, क्यू टोटल चार्ज है पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो एल है वहां तक के लिए। अब आ जाइए, अगर चार्ज किसी लाइन के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो के किसी सतह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसे बोला जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके करेस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी को बोला जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मान लीजिए यहाँ पे ये सरफेस है इतना, अब यहाँ पे चार्ज क्या है, पूरे सरफेस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, एक पॉइंट पे केंद्रित नहीं है, फैला हुआ है। और इस पूरे सरफेस का क्षेत्रफल मान लीजिए s है, तो हम क्या करेंगे, अपना वही मेथड अपनाएंगे, हमें तो इसको पॉइंट चार्ज बनाना है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे सरफेस s में से एक छोटा सा सरफेस हम लोग काट लेते हैं। वो छोटा सा सरफेस क्या है, ds। अब इस छोटे से सरफेस में कितना आवेश फंसा है, dq, यानी ये ds छोटा सा सरफेस है, इसमें कितना आवेश फंसा है, dq। अब ये dq आवेश है, ये इतने छोटे से सरफेस में है कि इतने पार्ट को हम लोग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो बस इसके लिए कूलाम का लॉ लगा देंगे। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होगा, सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई ds, चार्ज डेंसिटी है ना, तो
चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वही dq बाई ds हो गया, तो यहां से dq का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा ds। अब चूंकि हमें लास्ट में टोटल सरफेस के लिए ही तो निकालना पड़ेगा, वो तो मैंने जो है कूलाम का नियम लगाने के लिए ना इसका छोटा सा पार्ट कट किया है, तो पूरे सरफेस के लिए लगाना है, तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा Q टोटल। तो यहाँ वही चीज मैंने लिखा है, S टोटल सरफेस है, ds क्या है, स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, dq क्या है, जो स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds है उसमें कितना चार्ज है, और q क्या है, टोटल जो सरफेस S है उसमें कितना चार्ज है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में डायरेक्ट नेम वाइज यही मेंशन है। तो यहाँ पे देखिए, जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, अब चार्ज जो है वो किसी सतह पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके। ठीक है, ये पूरा आयतन मान लीजिए कोई है गोला, उसका आयतन v है, पूरे आयतन में q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करते हैं, वही छोटा सा एक आयतन यहाँ पे मैंने कट कर लिया, ये छोटा सा आयतन जो कट किया है वो कितना है, उसका आयतन dv। इस छोटे से dv आयतन में कितना चार्ज है, dq है। ठीक है, dq है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी dq बाई dv यहां से आ जाएगा रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो यहां से dq का मान निकाल लीजिए, वो रो dv हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज q इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल लगा देंगे, पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे ये q आ जाएगा। यहाँ पे v क्या है, टोटल वॉल्यूम, dv क्या है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, dq क्या है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv में कितना चार्ज है, और q क्या है, टोटल वॉल्यूम v में कितना चार्ज फंसा हुआ है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे सतत आवेश वितरण बोलते हैं। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इसका अनुप्रयोग कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग, ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चलेगा, तो कोई समस्या नहीं होगा, बस हम लोग 5 मिनट में लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो बाकी सब देखिए कॉन्सेप्ट वही है। हम क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पे ये लाइन ले लीजिए, लाइन की लंबाई क्या है, L। इस लाइन पे टोटल चार्ज मान लीजिए कितना है, अब Q तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे दूसरा चार्ज, यहाँ पे Q मैंने मान लिया है, क्योंकि फोर्स तो दो आवेशों के बीच में ही रहेगा ना। तो मान लीजिए इस पे टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए इस तार का मैंने एक छोटा सा सेगमेंट, देखिए डायरेक्ट आप कूलम्ब का नियम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज इस लाइन पे एक जगह पे केंद्रित नहीं है, पूरे तार पे फैला हुआ है। तो ऐसे में अगर आप इस चार्ज को देखेंगे, तो इस चार्ज का, ये जो दूसरा चार्ज यहाँ पे मैंने Q लिया है, उससे दूरी अलग है, इस चार्ज का इस चार्ज से दूरी अलग है। तो प्रत्येक चार्ज जो यहाँ फैला हुआ है, इसकी दूरी इस दूसरे वाले पॉइंट चार्ज Q से अलग अलग है। तो आप कूलम्ब का नियम कैसे लगाएंगे, दूरी क्लियर ही नहीं होगा दोनों के बीच में कितना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको पॉइंट चार्ज में बदलिए। तो एक छोटा सा सेगमेंट कट करिए dl, इस dl पे मान लीजिए कितना आवेश है, dq। अब चूंकि ये जो dl एलिमेंट है ये बहुत छोटा सा पार्ट है, तो ये इसको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। तो यहां से ये जो दूसरा चार्ज मैंने q माना है, इसके बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। और आप जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dl। तो dq बराबर लैम्डा dl हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ऊपर के लेक्चर में। अब आप यहाँ पे कूलम्ब का नियम लगाइए, फोर्स बिटवीन चार्ज q, यानी ये दूसरा चार्ज q और ये वाला चार्ज dq, जो कि लाइन एलिमेंट का छोटा सा चार्ज है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 मान लीजिए ये q1 है, q1 q2, ये dq q2 है। आप किसी को भी मान सकते हैं q1 q2। तो कहने का मतलब दोनों चार्ज का गुणनफल, यानी ये चार्ज गुणे ये चार्ज dq बटे में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो r क्यूब इंटू r वेक्टर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब ये जो बल आया है वो किसके किसके बीच में है, ये चार्ज dq और ये दूसरा चार्ज q के बीच में है। पर हमें टोटल फोर्स निकालना है। ये जो टोटल आवेश इस लाइन पे फैला है, इस पूरे आवेश के द्वारा इस आवेश q के बीच में कितना बल लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसके लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे तार के लंबाई के लिए। तो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये q भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे जो ये q है, अच्छा dq का मान रख दीजिएगा लैम्डा इंटू dl। यहाँ पे ये q है, ये दूसरा चार्ज ये थोड़ी वेरी कर रहा है, ये तो फिक्स है, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो r वेक्टर बाई r क्यूब लैम्डा, ये dl पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, पूरे लंबाई l
और ये इंटीग्रेशन किस पे आएगा, लंबाई लेंथ डीएल, वो तार की लंबाई, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने डीएल छोटा सा लेंथ काटा है तो यहाँ पे वेरिएबल इस तार की लंबाई ही हुई ना। इंटीग्रेट करेंगे पूरे तार के लंबाई के लिए, कहां से कहां तक, 0 से लंबाई एल के लिए, यानी जो डीएल ये छोटा सा लंबाई कट किए हैं इसके इस तार की लंबाई 0 से एल तक के लिए फैला देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सिमिलर पैटर्न पे जल्दी से देख लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। देखिए अब यहाँ पे चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा सरफेस एरिया ऐसे है, तो हमें तो इसको पॉइंट चार्ज बनाना है, तो एक छोटा सा सरफेस कट करेंगे ds, इसमें कितना चार्ज फंस गया, dq। अब हम इस dq और ये दूसरा चार्ज q के बीच में कितना बल लग रहा है निकाल लेंगे, फिर उसको पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, और बाकी यहाँ पे ये सिग्मा निकाल लीजिए, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है dq बाई ds, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। अब फोर्स बिटवीन चार्ज q एंड dq, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 q पहला चार्ज, dq दूसरा चार्ज, बटे r क्यूब इंटू r वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं करते हैं तो वहां r स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो अगर यहाँ r कैप लिखते हैं तो यहाँ r स्क्वायर होगा। दोनों फॉर्मूला आप जानते हैं, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो देखिए आप लोग। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा, आप टोटल सरफेस के लिए क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब जल्दी से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देख लेते हैं, क्योंकि मेन तो वही है, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही लिखा हुआ है आपके एक उसमें सिलेबस में। तो ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें कूलम्ब फोर्स लगाना है। तो अब यहाँ पे क्या है, चार्ज किस पूरे के पूरे आयतन में, मान लीजिए कोई ठोस गोला है उसमें फैला हुआ है, तो हमें तो ये चार्ज पूरा फैला है, पर हमें तो एक पॉइंट चार्ज चाहिए ना कूलम्ब का नियम लगाने के लिए। तो एक छोटा सा आयतन काट लीजिए dv, इस पे कितना चार्ज फंस गया, dq। अब इस चार्ज dq से इस दूसरे चार्ज q की दूरी r मान लीजिए और इनके बीच कूलम्ब का नियम लगा दीजिए। फोर्स बिटवीन टू चार्ज q एंड dq क्या होगा, 1/4πε0 q इंटू dq बाई r क्यूब इंटू r वेक्टर। अब यहाँ पे आप यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इन्वॉल्व करेंगे, रो बराबर मैंने पढ़ा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, dq बाई dv, तो यहाँ से dq का मान क्या आ जाएगा, रो इंटू dv, यहाँ पे रख दीजिए रो इंटू dv। अब क्या करें, यहाँ पे रो इंटू dv। अब ये जो फोर्स आया है इस लाइन में, ये तो केवल और केवल q और dq के बीच में है। आपको क्या चाहिए, इस Q और इस पूरे वाले जो आयतन में चार्ज है उसके द्वारा, तो पूरे के लिए निकालना है, तो पूरे वॉल्यूम के लिए क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका पूरे वॉल्यूम के लिए फोर्स। इतना पार्ट कांस्टेंट है, इस पे इंटीग्रल नहीं होगा, इसको बाहर कर लीजिए। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन आ गया फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर कैप में लिखना चाहते हैं तो देखिए आर वेक्टर बाई आर क्यूब है, आर कैप ये होता है, यहाँ पे ये मेंशन कर दीजिए, दोनों फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पुराने सारे लेक्चर्स देखते आ रहे हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, ये सारे वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, वहां बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहां चेक कर लीजिए, वहां पे सारे लेक्चर क्रम से लगा दिए गए हैं। ऐसा है, ये लेक्चर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, लेकिन ये छोटा सा पार्ट छूटे ना, यहीं पे मैं करवा दे रहा हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही। आप लोग 5 मिनट और धैर्य बनाए रखिए। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको छोड़ देंगे तो फिर अलग से इस पे लेक्चर बनाना सही नहीं है। हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे, इसको इसी में देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बात समझिए, यहाँ पे ये एक लाइन है, लाइन की लंबाई क्या है l, इस पे चार्ज क्या है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इस लाइन चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन। तो भाई काम वही करना होगा, हमें सबसे पहले छोटा सा सेगमेंट कट कर लेना है dl, इस पे कितना चार्ज फंस गया, dq। अब इस dq चार्ज के कारण यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पूरे लाइन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। देखिए अभी मैं ये जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, अभी रियल केसेस में इसका हम लोग फॉर्मूला लाइन चार्ज के कारण, सरफेस चार्ज के कारण रियल फॉर्मूला अभी हम लोग पूरा न्यूमेरिकल्स में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उसको कवर करेंगे। अभी ये जनरल थ्योरी कवर किया जा रहा है कि क्या प्रोसेस हम लोग अपनाने वाले हैं ऐसे केसेस में। तो देखिए वही मैंने एक छोटा सेगमेंट कट कर लिया dl, इस पे कितना चार्ज है, dq। तो dq के कारण इस बिंदु P पे जो r दूरी पे है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 1/4πε0 dq बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आर कैप में चलिए ये वाला बता देते हैं, आर वेक्टर करते तो यहाँ आर क्यूब हो जाता, यहाँ पे आर क्यूब हो जाता, ये आर वेक्टर हो जाता, पर आर कैप में इस वाले को चलिए बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करिए, dq का मान रख दीजिए, dq का मान क्या है, लेमडा इंटू dl हो गया। पर ये जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये तो केवल dq के कारण यहाँ पे आया है ना, P बिंदु पे जो r दूरी पे है।
आपको इस पूरे लाइन के कारण, जो पूरे लाइन पे चार्ज है उसके कारण निकालना है। तो क्या करिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, लाइन इंटीग्रल पूरे लंबाई L के लिए, आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पूरे लाइन के लिए। मेरे ख्याल से सिमिलर है, बिल्कुल समझ गए होंगे, ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं। नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम प्रोसेस। ये सरफेस है, ये इसका पूरा सरफेस S है, छोटा सा सरफेस काटिए ds, उस पे चार्ज कितना फंसा dq। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि कूलाम का नियम या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकलता है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, पूरे के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमने छोटा सा सेगमेंट काट के इसको पहले पॉइंट चार्ज बनाया। अब ये पॉइंट चार्ज dq के कारण यहाँ पे r दूरी पे स्थित इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4πε0 dq/r² r कैप। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं चूंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर dq/ds, तो यहाँ से dq का मान निकाल लीजिए, सिग्मा इंटू ds यहाँ पे रख दीजिए। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली दिस चार्ज dq। हमें तो पूरे सरफेस के लिए चाहिए, पूरे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए, तो क्या करिए, पूरे सरफेस के लिए इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लीजिए, अब बाकी पे सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से लास्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में अब आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिलेबस में आप देखेंगे तो क्या मेंशन है, यहाँ पे ये मेंशन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिलेबस। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेबस में आपका क्या मेंशन है, यहाँ पे ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी हो। तो चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे चला गया नोट्स हमारा, हाँ ठीक है, ये है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन यहाँ पे ये चार्ज है, ये चार्ज पूरे आयतन V में फैला हुआ है और हमें इसके कारण ये r दूरी पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो है, तो रो बराबर क्या होता है dq/dv, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, रो dv। अब क्या करना है, हम डायरेक्ट इसके द्वारा नहीं निकाल सकते, इसको पॉइंट चार्ज बनाना होगा। तो छोटा सा मैंने आयतन कट किया dv, इस dv में कितना चार्ज फंस गया, dq। अब ये dq पॉइंट चार्ज की तरह कार्य करेगा, इसके द्वारा यहाँ r दूरी पर स्थित बिंदु p पे क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 dq, q/r² होता है ना, तो dq के द्वारा निकाल रहे हैं तो dq/r² इंटू r कैप। अब यहाँ पे आप लोग इस dq का मान लाके रख दीजिए यहाँ dq, तो ये रो dv/r² r कैप हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए पूरे आयतन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरे, ये तो केवल और केवल dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब पूरे आयतन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, तो पूरे आयतन के लिए क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल वॉल्यूम V एंड चार्ज Q। मान लीजिए इस पे टोटल चार्ज Q था, वही dq तो केवल इतने पार्ट में है ना, टोटल चार्ज मान लीजिए Q था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल 1/4πε0 रो dv/r² r कैप। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और क्यों कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं हम लोग, कैसे उसका जनरल प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ये बेसिक थ्योरी हमने पढ़ लिया। अब इसका जब एप्लीकेशन आएगा तो एप्लीकेशन में इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करके वहां डिटेल में हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, स्पेसिफिक फॉर्मूला निकालेंगे। ये जनरल एक्सप्रेशन था, ये सभी जगह इस तरह से ये प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।